हर एक का धागा खोल दिया था, बॉल का भी, बॉलर्स का भी, पूरे पाकिस्तान का खोल दिया था। शाहिद अफरीदी छक्का खाने के बाद आगे उसको आगे कुछ बोलते थे तो उसके बाद वो एक और छक्का मारता था। सब कहते हैं कि ये ड्रेस रिहर्सल है फाइनल में। हमारी पहली बैटिंग आ गई, हमने कहा यार 92 में भी हमने चेस किया हार गए, 96 में चेस किया हार गए, 99 में चेस किया हार गए, 2003 में हमारी बैटिंग आई है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। उस वर्ल्ड कप में इंजमाम उल हक 17 पाउंड वजन कम करके आए थे। वो वनडे टॉप 20 वनडेज में भी आया था। बिल्कुल आना चाहिए, मेरा तो फेवरेट वनडे वो तो कहता था मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। सही बात। वो गाना गाता रहता था और रन बनाता रहता था। पूरा पाकिस्तान उस बंदे को गालियां दे रहा होगा। दोनों आपस में टकरा गए, कैच नहीं छोड़ा, कैच नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से घर से बुला के लेकर आ गए कि जाओ तुम्हें रन मारना। हमने जब इंडिया में खेला है ना तो हम एक स्पिनर सोते से उठा के जरूर बुलाते हैं। ये मोहम्मद हुसैन वही है जिसने इंजमाम को बैट ला के दिया था। जी 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 बिल्कुल। और उसने पिटाई की थी इंजमाम ने बल्ले से। इंजी भाई ने कूल काम क्लासी चौका मार के आखिरी बॉल पे। लोगों को जावेद मियांदाद का छक्का याद है यार, वो चौका वो इतना ग्लोरियस नहीं है। जोगिंदर शर्मा याद है आप लोगों को? ये एक भयानक याद है, कुछ बहुत तल्ख तजुर्बा, बहुत बुरी यादें, बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के ना कुछ इमेजेस हैं जो आपको याद आते हैं। इमरान खान ट्रॉफी उठा रहे हैं, इस वही एक इमेज है जो इंजमाम जो रोता हुआ जा रहा है। उस दिन मैं बहुत रोया था, मैं I was a big fan of इंजमाम as a batsman, और मैं बहुत रोया था उस दिन। बहुत बड़ा बैट्समैन। तो यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है एक डिक्लाइन शुरू होता है। ये वो टाइम आया उसके बाद कि हमने क्रिकेट देखना छोड़ दी। पिछली एपिसोड से अब तक 1001 कैचेस हो गए कामरान में। तो सीधा कहा था बाय वन गेट वन। मुझे अफरीदी उस दिन बुरा लग गया था जब उसने कहा था कि मुझे इंडिया से पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत मिलती है। इंडिया भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, कोई बात नहीं। 2015 का टेक अवे वहाब रियाज का स्पेल है बस। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था जिंदगी में कभी ऐसी बॉलिंग कर भाई वो मैच जीतने के सरफराज धोखा नहीं देता। इतनी बुरी तरह से जमीन पे पटका था कि उसके बाद से हम उठ नहीं पाए। पटका जिस तरह से था ना तो उसके चक्कर आखिर तक आते ही रहे। कब्र के अंदर खोद के अंदर घुसा दिया था और ज़ॉम्बीज़ की तरह मर रहे हैं। ये तो वो वाला टाइम है हमारा कि इंडिया ने हमें कंसिडर करना ही छोड़ दिया। 2003 का वर्ल्ड कप और 99 के वर्ल्ड कप के बीच में ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हुई जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा डोमिनेट किया उस अरसे में। और पाकिस्तान ने, चाहे वो शारजा का टूर्नामेंट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ हो, और उस दौरान अनऑफिशियली जो रैंकिंग्स, उस वक्त तो इस तरह से टीम की रैंकिंग्स नहीं होती थी, वहाँ भी पाकिस्तान पहली दफ़ा नंबर 1 पोजीशन पे आया था। वो शोएब अख्तर की ब्रिस्बेन की 5 विकेटें हों या कोई भी कोको कोला चैम्पियंस ट्रॉफी जो शारजा में हुई, उसमें मोइन खान की कैप्टनशिप में पाकिस्तान ने एक और टूर्नामेंट भी जीता और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। फाइनल में साउथ अफ्रीका को भी हमने हराया। लेकिन हम बात करेंगे 2003 के वर्ल्ड कप की, तो 2003 का वर्ल्ड कप पहला मैच होता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, और सब कहते हैं कि ये ड्रेस रिहर्सल है फाइनल की, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की टीम थी, ऑल्दो के एवरेज एज और सब अपने बिल्कुल एंड ऑफ करियर पे थे, एजिंग स्टार्स। और लेकिन उसमें हम ये भी देखते हैं कि उस वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की रही थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें सारे एजिंग स्टार्स नहीं थे, बट एक ब्लेंड था एजिंग स्टार्स का और अपकमिंग सुपर स्टार्स का। उसमें हमारे पास अब्दुल रज़ाक भी थे, उसमें हमारे पास आफरीदी भी थे, अजहर महमूद भी थे, शोएब अख्तर भी थे, समी भी आ गया था। जी समी भी आ गए थे, समी स्क्वाड में थे, खेले नहीं थे। और जो एजिंग स्टार्स में हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, इंजमाम, राशिद लतीफ़, ये हमारे वो प्लेयर्स थे जो पहले से खेल रहे थे। मोहम्मद यूसुफ भी उस वर्ल्ड कप में रहे थे, जहाँ 99 का वर्ल्ड कप खेल चुके थे, और इस पूरे दौर में वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन रहे हैं मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम। और एग्रेसिव खेलते थे मोहम्मद यूसुफ, और अच्छा खेलते थे। एशिया कप जो हम जीते थे उसमें यूसुफ की कंट्रीब्यूशन जो थी वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही थी। मतलब उसमें एक मैच में तो लास्ट बॉल पे छक्का मार के भी 100 बनाई थी। टीनो योहानन जो उनका बॉलर था, टीनो योहानन इंडिया का एक बॉलर था, उसको आखिरी बॉल पे छक्का मार के 100 बनाई, स्ट्रेट 6 मार के। तो वो मुझे अभी याद है, वो रेडियो पे सुन रहा था मैच। अच्छा, वो रेडियो पे सुन रहा था और वो आखिरी बॉल पे उसने फिर कमेंटेटर ने चीख मारी थी कि छक्का हो गया। और उस टाइम पे उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ शेन वॉर्न वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे आखिरी, बिल्कुल मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, बड़ा झटका। लेकिन और ब्रैड हॉग पूरा टूर्नामेंट जगह वो किया था, और ब्रैड हॉग आउट तो नहीं करते थे लेकिन रन भी नहीं देते थे। हॉग स्पिनर, वो भी शेन वॉर्न की तरह बॉल करता था, चाइनामैन था ना वो।
तो काफी देर खेले शुरू में तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के हमने देखा शोएब अख्तर का स्पेल मैथ्यू हेडन को बहुत खतरनाक था, वसीम अकरम का गिलक्रिस्ट को बहुत खतरनाक था। वसीम अकरम ने 3 आउट भी किए ना, 3 आउट किए शुरू के 10 ओवर के अंदर 52 तक 3 आउट हो चुके ओवरऑल। जब एंड्रयू साइमंड ने मारना शुरू किया फिर 140 पे चौथी विकेट मेरे ख्याल से वो रिकी पॉन्टिंग नहीं 80 पे मेरे ख्याल में 4 आउट थे। नहीं 3 आउट थे। ये वो जिमी महर वगैरह इस टाइप के प्लेयर खेल रहे थे। जिमी महर, गिलक्रिस्ट और हेडन आउट। और जब ये सारे आउट हुए तो उसके बाद फिर वही जो पाकिस्तान के साथ करते हैं एंड्रयू साइमंड्स और गिलक्रिस्ट दोनों करते थे हमारे साथ। उस वक्त दुनिया में एक नए सुपरस्टार ने जन्म लिया जिसका नाम था आंजहानी एंड्रयू साइमंड्स, जो कि गुज़िश्ता 3 साल से ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा थे, लेकिन कभी उन्होंने 2 दफा बीमार हो गया था उसको वकार की तरफ से, बॉलिंग से हटा दिया। शादाब की फुल टॉस जैसा बीमर था, जरा तेज ही मार को हटा दिया तो दूसरे पर, क्योंकि वो दूसरे एक पे वार्निंग हो जाती है ना, तो 2 दफा हो गया। हालांकि वकार कैप्टन थे, लेकिन साइमंड्स ने वसीम अकरम को भी नहीं छोड़ा था और एक स्ट्रोक छे उसको भी 53 या 53 रन पड़े थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा जो 3 विकेट्स पे। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे कितने रन, 307, इतनी ज्यादा जो है ना फड़कास लगने के बाद। और पाकिस्तान खैर वो हमेशा से फंसा हुआ था, तो इतने रन हमसे कभी इतने रन 300 से ऊपर रन तो हमने पहली दफा 2005 में पहले तो चेस करना पड़े आई थिंक पहली दफा अहमदाबाद में वही चेस किए थे, इंजमाम ने चेस किया था जो। तो वो वर्ल्ड कप का स्टार्ट हमारा इस तरह से हुआ, फिर हम जो है वो बस पैदल पे फंसे ही रहे उस वर्ल्ड कप में। उस वर्ल्ड कप में और सबसे ज्यादा जो क्लाइमैक्स हो गया जो एंटी क्लाइमैक्स हो गया वो इंडिया के खिलाफ हो गया, और इंडिया का मैच में दरमियान में था। अच्छा, इंडिया के वर्ल्ड कप में हमारी पहली बैटिंग आ गई, हमने कहा यार 92 में भी हमने चेस किया हार गए, 96 में चेस किया हार गए, 99 में चेस किया हार गए, 2003 में हमारी बैटिंग आई है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। और हमने रन भी बना लिए। टॉस किसने जीता था? टॉस पाकिस्तान ने जीता था पहली बार। जीत के पहले बैटिंग, पहले 3 मैच जो मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप के, तीनों में इंडिया जीता था टॉस। लेकिन मैं समझता हूं कि रन तो सही बनाए थे पाकिस्तान, बहुत कंपेटिटिव टोटल दिया था। थोड़ा अगर 10-15 रन हम शॉर्ट थे, वो भी वसीम अकरम ने नीचे से आके रन कर दिए थे। लेकिन पाकिस्तान को थोड़े से ज्यादा रन करने चाहिए थे, क्योंकि 40 ओवर्स के बाद हम 195 राशिद लतीफ को बॉल भी तो लग गई थी सर पे, ज़हीर खान की विकेट कीपिंग भी नहीं कर सका था, विकेट कीपिंग भी नहीं कर सके थे। बस ये है कि 273 रन उस वर्ल्ड कप में इंजमाम उल हक 17 पाउंड वजन कम करके आए थे, और उन्होंने पूरे टाइमिंग सारी आगे पीछे हो गई, और शायद इंडिया के मैच में कुछ होता लेकिन वो रन आउट हो गए। पहली बॉल पे उन्होंने कुंबले को निकल के आगे जो वो अच्छा ये वो टोटल था। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 270 280 हम शारजा और दुनिया के ग्राउंड में बनाते थे और आराम से उसको डिफेंड कर लेते थे। लेकिन जिस तरह से इंडिया बैटिंग करने आया ना उस दिन, इंटेंट जो थी उनकी, देखिए एक कट मारते हैं आप चौके के लिए, एक कट मारते हैं आप छक्के के लिए, और भाई छक्कों के लिए कट मार रहे थे, और बस वो 6 ओवर में 53 रन इंडिया के हो गए। लेकिन जिस तरह रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहा था, मुझे याद है वो कह रहा था कि पाकिस्तान अभी बाउंस बैक करेगा किसी भी टाइम पे, और पाकिस्तान ने बॉलिंग चेंज की वकार ने, और वकार खुद आ गए और उन्होंने आउट कर दिया आके सहवाग को। और अगली बॉल पे जो मैं बात कर रहा था अभी के ना, बहुत अच्छी कैप्टनसी और सारा कुछ था कि तीसरी स्लिप ली और गंगोली समझेंगे गेंद बाहर जाएगा और गेंद अंदर आ गई, और वो क्लियर लेग बिफोर। और हैट्रिक किसने बजाई थी? कैफ, मोहम्मद कैफ ने। और पहली बार मोहम्मद कैफ नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे। वैसे उनका एक और मोंगिया था ना, दिनेश मोंगिया, वो करते थे 4थे नंबर पे बैटिंग। तो कैफ के लिए भी नया एक्सपीरियंस था, लेकिन वो बच गए। और फिर वसीम अकरम की बॉल पे रज़ाक ने जो कैच छोड़ दिया तेंदुलकर का। नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम पूरे मैच में उसके बाद कमबैक नहीं कर सके मेरे ख्याल से। वहाँ पे अगर एग्रेसिव और रन्स देते चले गए। हमारी इवन रिवर्स वगैरह भी नहीं, जब तक तेंदुलकर आउट हुआ तब तक तो ऑलमोस्ट मैच खत्म हो चुका था। उसके बाद बचा नहीं। 178 रन या 170 रन हो चुके थे 28-29 ओवर, 20 ओवर में 100 रन। लेकिन पुराने वसीम वकार इस पे भी फंसा लेते थे। 160 पे कुछ भी नहीं होता था उस मैच 30 रन के अंदर वो पुराने वसीम वकार रहे नहीं, वो खुद बेचारे पुराने ही हो गए थे, वो बस नाम रह गए थे। वसीम अकरम की 500 विकेटें भी उसी वर्ल्ड कप में 502। फिर रही जैसे ही कसर जो है वो जिमी एंडरसन ने पूरी कर दी, दूसरा सुपरस्टार। वो एक और सुपरस्टार हमने क्रिएट किया उस वर्ल्ड कप में। वो देख ले अभी तक जान नहीं छोड़ा। वो मैच पहले होता है शोएब अख्तर की वजह से मशहूर, 161 की स्पीड होती है। अच्छा, उस मैच में शोएब अख्तर ने 40 रन भी बनाए थे। आखिर में हाईएस्ट स्कोर क्या बैटिंग की थी। वो अपने आप को बचा रहा था, बैट रास्ते में आ जाता था। That was too late. बट छक्के बड़े जबरदस्त मारे, बहुत। ग्रेग वाइट को और सबको बहुत मारा था, फ्लिंट ऑफ को, सबको बहुत मारा था। उसका बिग डे था, शोएब अख्तर का वो बिग डे था। उसके लिए बहुत देर से प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वो मैच और जो इंग्लैंड ने हमारे साथ किया उस वर्ल्ड कप में, वही इंग्लैंड के साथ नेहरा ने कर दिया। 23 रन देके 6 आउट, वही केप टाउन, वही सेकंड इनिंग, सब कुछ रिपीट कर दिया। अंडर द लाइट्स
वहाँ पे कुछ हो जाता है जैसे पाकिस्तान के साथ अभी एशिया कप में हो गया। तो बस वो वर्ल्ड कप फिर हमारा नमीबिया और इन सबको ही हरा के हम हॉलैंड और यही सब करते करते मेरे ख्याल से नमीबिया और हॉलैंड को ही हराया है। जिम्बाब्वे के मैच में तो बारिश हो गई थी, मैच ही पूरा नहीं हुआ। कुछ ओवर्स हुए थे, सईद अनवर 45 नॉट आउट। अच्छा वो तो फिर मैच रह ही गया ना, और इसी मैच चल ही रहा था कि अच्छा 2003 का तो फिर वर्ल्ड कप ऐसे खत्म हुआ कि वकार भी खत्म और वसीम भी खत्म, और फिर उसके बाद इल्जामात की बारिश शुरू हुई एक दूसरे के। उस पूरे वर्ल्ड कप में अब्दुल रज़ाक ने एक आउट किया 6 मैचेस में। हालांकि वो हमारे मिडिल ओवर्स के बड़े प्रीमियम बॉलर हुआ करते थे। वो आपके पिछले जो पूरा टाइम पीरियड, जो गोल्डन पीरियड आप कह रहे थे गुजरा, उसमें अब्दुल रज़ाक मेन स्ट्रीम हमारे बॉलर रहे हैं। वो रिवर्स करता था वो बॉल। सबसे ज्यादा तेंदुलकर को आउट करने के वाले बॉलर भी वही थे, अब्दुल रज़ाक थे। असल में एक गेम का टेम्पलेट उस दौर में जो सेट हुआ था, जब 96 में एशिया में वर्ल्ड कप हुआ ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पिनर्स की भरमार हो गई दुनिया में। सब टीम्स जो हैं वो अपने पास से स्पिनर्स को, नए स्पिनर्स जनरेट किए उन्होंने, और फिर नए स्पिनर्स हमने देखे कि दुनिया में मंजर आम पर आना शुरू हुए, और जो अच्छे स्पिनर्स भी बने। डैनियल विटोरी, वो टाइम जो 99 वर्ल्ड कप के बाद था ना, वहाँ पे स्पिनर्स फेड होना शुरू हो गए, और उस दौर में ऑलराउंडर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए कि ऐसे प्लेयर्स हों जो 6-7 पे बैटिंग करते हों और कुछ ओवर्स स्पिन के करा सकें। बिल्कुल, जैसे अफरीदी, जैसे शोएब मलिक, जैसा युवराज सिंह। तो वहाँ से चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू हो गई। तो इस 99 वर्ल्ड कप के बाद का जो एक इम्पैक्ट बड़ा रहा है ना, वो ये भी रहा है कि उस दौर में मेरे ख्याल से मुरलीधरन के अलावा कोई वाइट बॉल के अंदर बहुत अच्छा स्पिनर रहा नहीं था। सकलैन वॉज देयर, लेकिन उनकी इंजरीज़ के और जो दूसरी चीज़ें थी, उसके अलावा दुनिया में कोई और इस तरह का स्पिनर रहा नहीं था। हर वर्ल्ड कप अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो ये 99 वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट था। 2003 वर्ल्ड कप का क्या इम्पैक्ट था काशिफ भाई? 2003 के वर्ल्ड कप में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक तो ऑस्ट्रेलिया ने तो खैर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया उस वर्ल्ड कप को, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मैच भी हारे, नहीं हारे, वो स्ट्रेट जीते थे, अनबीटन आए थे, क्योंकि उन्होंने लीग के मैच में भी इंडिया को हराया और फाइनल में तो तबाही फेर दी उन्होंने। तो 2003 के फाइनल एक मैच उनका करीब वो मुश्किल थोड़ी सी हुई थी, लेकिन उसमें वो एंडी बिकल ने 50 बना दी थी इंग्लैंड के खिलाफ माइकल बेवन के साथ ना। माइकल बेवन भी बहुत हेवी चीज थी यार ऑस्ट्रेलिया की। वो कहाँ से कितने रन करे, बहुत खूबसूरत बैट था भाई। वो चेस का वो जो बादशाह था ना, वो कोई नहीं है दूसरा। सही बात। 64 की एवरेज आज भी जो है उसका नाम आता है। खेल के 64 की एवरेज, टेल एंडर्स के साथ वो रन बना के और मशहूर वो तो बहुत मतलब अरसे से ही था, लेकिन वो असल उसका जो सबसे पहला जो माइकल बेवन की अगर हम बात करें तो रॉजर हार्पर को उसने एक स्ट्रेट चौका मारा था आखिरी बॉल पे, बेंसन एंड एजेस। वहाँ से जो है वो पता चला कि भाई माइकल बेवन जो है वो आखिरी, जब तक आप इसको आउट नहीं करेंगे ना तब तक आप गेम ओवर नहीं है। वसीम अकरम ने काफी आउट किया उसको, वैसे रमजान में सुबह सुबह उठ के देखते थे हम वो मैचेस। तो इम्पैक्ट तो मुझे वही नजर आ रहा था कि बड़ा ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेंस जो वहाँ से स्टार्ट हुई ना, बहुत डोमिनेंसी वहाँ से स्टार्ट हुई और तबाही किस्म की। एक टेम्पलेट ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप में छोड़कर गया, फिर सारी दुनिया ने उसी टेम्पलेट को अडॉप्ट करना था ना कम्पीट करने के लिए। वहाँ से फिर ये चीज़ें स्टार्ट हुई और फिर हम देखते हैं कि यार बाद में इतनी फ्रीक्वेंटली ये बड़े स्कोर्स होना शुरू हुए। हम देखते हैं कि लोअर ऑर्डर में भी लोग सेंचुरी बनाने लगे। और असल में देखें उसका एक रीज़न ये भी था कि 99-2000 तक जो है ना वो वनडे के पिचेस भी ना बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली होती थी, और चाहे हम ऑस्ट्रेलिया देखें रेगुलेशंस भी आपके बॉलिंग फ्रेंडली थे, बाउंसर्स के रूल्स और आपके सारी चीज़ें। और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया ना कि भाई अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में मैच हो रहा है, वनडे क्रिकेट में चाहे वो इंग्लैंड हो साउथ अफ्रीका हो, वहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स ही होंगी। और फिर उस दौर के जो प्लेयर्स आना शुरू हुए, पॉन्टिंग्स और ये सारे तेंदुलकर और ये सारे जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे उस एरा के, वो 300 जिस तरह भी साथ देगा ना वो फिर बनना शुरू होते चले गए। और 2003 के फौरन बाद जो पाकिस्तान एक साल बाद सीरीज खेलता है इंडिया से, उसमें कराची का फेमस जो वनडे 348 बनाए ना उन्होंने, 349 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान उस टाइम को। पे बहुत हाई स्कोरिंग गेम चाहते थे, इवन पावर प्ले के जो स्कोर्स होते थे वो वनडे टॉप 20 वनडेज में भी आया था। बिल्कुल आना चाहिए। मेरा तो फेवरेट वनडे वो पाकिस्तान, वो मैच हार गया था, लेकिन उसमें 2 पॉइंट्स मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे। एक तो ये कि हम देख रहे थे कि राना नवेदुल हसन को हमने पहली दफ़ा उसमें देखा। वो खेल शायद पहले चुके होंगे, लेकिन हमने ऐसे उनको इतने बड़े स्टेज पे पहली दफ़ा देखा। तो 1.2 ओवर्स 31 रन, नो बॉल चौका, नो बॉल चौका। एंड सहवाग तो बिल्कुल उस वक्त ऐसे थे, अनकंट्रोलेबल एक
शोएब अख्तर को नहीं छोड़ता था वो, किसी को नहीं छोड़ता था वो तो कहता था मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। सही बात। वो गाना गाता रहता था और रन बनाता रहता था, वो गाना गा रहा होता। सही बात। लेकिन राणा नवेदुल हसन ने इतनी पिटाई खाने के बाद कि पूरा पाकिस्तान उस बंदे को गालियां दे रहा होगा, उसने यार कितनी उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी कि उसने ऐसे स्लो बॉल बैक ऑफ द हैंड फेंकी उसको कि सहवाग को बॉल कर दिया, बिल्कुल फॉक्स कर दिया। मतलब अच्छा, ये एक प्लेयर की वो बताती है कि यार ये कितना दिमागी तौर पे हाजिर है और कितना स्ट्रॉन्ग नर्व्स का है। वो वाली गेम्स हमारी वैसे ही बहुत फास्ट पेस्ड होती हैं। आप एक वो रन भी तेज बना रहे हैं, फिर विकेट गिर जाती है, वो फिर रन तेज बना रहे हैं, फिर विकेट। अच्छा, जबकि उस जमाने में ना मैं समझता हूँ कि जो टीम का कंपैरिजन था ना उस सीरीज में, उसमें इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत ही सॉलिड था। पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करता था टॉप ऑर्डर पे उस जमाने में। बैटिंग पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अच्छा था कि यूसुफ, इंजमाम, यूनुस और फिर मोइन खान, शोएब मलिक, रज़ाक, ये लेट मिडिल ऑर्डर अच्छा था। टॉप ऑर्डर पे पाकिस्तान ने इतनी चेंजेस की। शाहिद अफरीदी ने भी तो नहीं खेले थे शुरू के मैचेस। अच्छा, पहला मैच शाहिद अफरीदी नहीं खेला, इमरान फरत और यासिर हमीद ओपनर आते हैं, और फिर अगले मैच में इमरान फरत को बैठा के यासिर हमीद और आफरीदी, तीसरे मैच में यासिर हमीद और आफरीदी, चौथे मैच में कुछ चेंज करते हैं ये, और पांचवें मैच में तौफीक उमर आ जाता है यासिर हमीद के साथ, शाहिद अफरीदी फिर बैठ जाते हैं। तो वो बड़ी चॉपिंग एंड चेंजिंग की गई। उस मैच में, कराची वाले मैच में 15 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 4 साढ़े 4 पर ओवर था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ड्रिंक्स ब्रेक हुई। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सामने इंजमाम उल हक बैटिंग कर रहे हैं, इधर से मुरली कार्तिक बॉलिंग कर रहे हैं, और पहली बॉल पे जो वो एक इंजमाम का स्ट्रेट छक्का होता था, ओहो, वहां से गेम चेंज हो जाता। 3 स्टेप्स डाउन और स्ट्रेट। फिर हर ओवर में 10 रन ही बने। अच्छा, फिर देखिए ना, फिर वो गंगोली और वो सारे ओवर तो आने थे, और फिर यूसुफ ने जो गंगोली को 2 से 2 या 3-6 जो मारे हैं, और फिर जो हमने मैच में कम बैक करना शुरू किया है। आई थिंक इनकी जो पार्टनरशिप थी वो 20 ओवरों में मेरे ख्याल से इन्होंने 138 रन बनाए थे दोनों ने, और उस टाइम के लिए। और जब ये यूनुस ये आउट हुए यूसुफ, तो मेरे ख्याल से 170 रन हो चुके थे और हमें 180 रन और चाहिए थे। और फिर जब इंजमाम आउट हुए तो 8 ओवर में 70, और जब शोएब मलिक आउट हुए तो 8 बॉलों पे 11। जो किसी भी तरह की क्रिकेट में आजकल के तो कुछ है ही नहीं, चाहे कोई बैट्समैन हो। शोएब मलिक का कैच बहुत जबरदस्त अच्छा लिया। अच्छा, उस कैच में ये भी साथ देखोगे कि दोनों आपस में टकरा गए, कैच नहीं छोड़ा, कैफ ने नहीं छोड़ा, कैच नहीं छोड़ा, क्योंकि वो कैफ करता ही था। कैफ सिर्फ कैच पकड़ने के लिए होता था यार। वो हमारे कौन टकराया था उससे? हेमंग बदानी एक प्लेयर था, वो उससे टकराया जो खेल भी नहीं रहा था, और वो फिर भी उसने पकड़ लिया, और फिर आखिरी ओवर अच्छा करा दिया नेहरा ने। नेहरा था कुछ ना कुछ उसमें, कुछ ना कुछ था उसमें। हाँ, सही बात है। तो वो जावेद भाई का बड़ा फेमस से वहां से इशारे कर रहे थे वो, क्योंकि वो लेग पे फंसा के बॉलिंग कर रहा था। वो कह रहे थे पीछे खेलो, वो नहीं करते, यूं मार रहे थे कि पीछे खेलो, वहां से मारो। लेकिन यार वैसे मोइन खान खेल सकता था, लगा नहीं उससे यार, अब क्या कर सकते हैं। और आखिरी बॉल तो टेलर मेड फुल टॉस तेज दे दी थी। राणा नवेदुल हसन को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहां से घर से बुला के लेकर आ गए कि जाओ तुम्हें रन मारो। नहीं, और आखिरी बॉल मोइन खान ने जो खेली तो उसमें शायद पाकिस्तान को 5 या 6 रन चाहिए थे, और वो फुल टॉस थी, लेकिन जबरदस्त थोड़ी स्पीड वाली थी, तो वो तो मिड ऑफ पे कैच हो गया, कवर पे कैच हो गया। तो खैर वहाँ से फिर वो 300 रन और वो बनने शुरू हुए, और पाकिस्तान ने फिर आगे जाके 2005 की जो सीरीज इंडिया में खेली, वहाँ 6 मैचों की सीरीज, 6 मैचों धोनी का वहाँ पे डेब्यू होता है। डेब्यू तो नहीं होता, पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफा खेलता है, और 155-158 रन, 148 एट विशाखापट्टनम, और ऊपर लेकर आए थे उसको, 1 डाउन लेकर आए उसको। ये भी सेकंड मैच था, और इंडिया ने 355 बनाए थे। अभी हम गंगूली की बात कर रहे थे कि उसने इंडियन क्रिकेट का डीएनए बदला है, धोनी को भी बनाने वाला वही है। एग्जैक्टली, क्योंकि उससे पहली वो सीरीज कंसिस्टेंटली 3 मैच उसने बिल्कुल खराब खेले थे अपने। यार गंगूली से पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा ये भी है कि अगर हम धोनी मूवी भी देखें ना, तो उसमें भी दिखाते हैं कि गंगूली वाज द वन जो उसको बैक कर रहा पिक करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस देते हैं वो कि नेमन ओझा हैं, दिनेश कार्तिक, और ये तो कहते नहीं धोनी के साथ जाते हैं। और धोनी काफी फेल भी हुए शुरू में बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन कंसिस्टेंटली खिलाया। नंबर 3 पे जब 4 या 5 वनडे वो फेल हुए थे, 3 तो हो चुके थे, पाकिस्तान के खिलाफ पहला भी हो चुके थे, लेट में बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 वनडेज थे उसमें फेल हुए थे। उसके बाद पहला वनडे फेल हुए थे, दूसरे वनडे में आउट किसने किया था उनको पता है? अरशद खान नीचे से खेला था वैसे, 5वें या 6वें नंबर पे अरशद खान ने आउट किया। पाकिस्तान पहला मैच हार गया, 270 चेस नहीं कर सका। अभी हम कह रहे थे ना कि पिछली जब हमारी एक पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि इंडिया के अंदर स्पिनर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने जब इंडिया में खेला है ना, तो हम एक स्पिनर सोते से उठा के जरूर बुलाते हैं
कभी हम मोहम्मद हुसैन को बुला लेते थे, कभी हम अरशद खान को बुला लेते थे, कभी हम नदीम खान को बुला लेते थे। ये मोहम्मद हुसैन वही है जिसने इंतमाम को बैट ला के दिया था। जी 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 बिल्कुल। और उसने पिटाई की थी इंतमाम ने बल्ले से। आलू वाला जो सीन था। तो विशाखापट्टनम में धोनी ने 148 बनाए वाइजैक में, और उसमें पाकिस्तान ने भी अच्छा रिस्पांस किया था। धोनी ने तो धागा खोल दिया था पूरी तरीके से। धोनी ने धागा खोल दिया था, और उसके बाद फिर हर एक का धागा खोल दिया था, बॉल का भी, बॉलर्स का भी, शाहिद पाकिस्तान का खोल दिया था। शाहिद आफरीदी छक्का खाने के बाद आगे उसको आगे कुछ बोलते थे, तो उसके बाद वो एक और छक्का मारता था। और दुनिया को पता चल गया था कि ही हैज अराइव्ड। धोनी ने अपना अराइवल अनाउंस किया उस मैच से। लेकिन कमबैक कितना अच्छा किया पाकिस्तान ने, 4 लगातार फिर बाकी के 4 मैचेस। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी परसेप्शन चेंज की थी उस सीरीज। अच्छा, उस टूर पे भी पाकिस्तान में शोएब अख्तर नहीं गए थे इंडिया, और पाकिस्तान दानिश कनेरिया को भी खिलाया था उसमें, अरशद खान को भी खिलाया था, और शाहिद आफरीदी एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पे उस टीम में होते थे, और साथ में शोएब मलिक भी रिजर्व में थे। एक मैच हफीज को भी खिलाया था उसमें, जो 6 मैचेस की वनडे, और वो पीछे खेला था कोची के अंदर जो मैच हुआ था पहला, उसमें 6 नंबर पे बैटिंग करी, नंबर 6-7 पे उन्होंने बैटिंग, वो भी स्पिन बॉलिंग की वजह से खिलाया था। तो बहुत पाकिस्तान ने खैर उस सीरीज में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म किया। एक मैच में तो आफरीदी ने 45 पे 100 भी किया। हाँ, जुम्मा नहीं पड़ा था जिसका कानपुर वाला मैच था। कानपुर वाला 45 सबसे इम्पोर्टेंट ने अपना परसेप्शन चेंज किया था। पहली दफा 300 से ऊपर रन चेज किए थे। इंजी भाई ने कूल काम क्लासी चौका मार के आखिरी बॉल पे, अगर लोगों को जावेद मियांदाद का छक्का याद है यार, वो चौका क्यों नहीं आ रहा था? वो था ग्लोरियस नहीं है वो, इसलिए कि वो आखिरी बॉल तक जाने नहीं चाहिए था। 3-4 बॉलें उन्होंने पहले थी, और वो खुद भी कह रहे थे कि मैं बड़ा बाद में डर गया था कि मैंने जो है ना, वो जहां से उसने चौका मारा था वहां पे बॉल मिस भी हो जाती है। अच्छा, तो ये वाली सीरीज के बाद फिर ऑब्वियसली 2006 फेमस यहाँ पे टेस्ट मैचेस और सारे वनडेज होते हैं, फिर इंडिया ने सारा बदला ले लिया था कि यहाँ पे, और फिर धोनी ने पूरी तरीके से यहाँ पे भी जो है ना, वो जिसमें मुशर्रफ ने कहा था कि भाई आपके बाल नहीं कटवाना तुम। और फिर 2007 के वर्ल्ड कप की तरफ हम जब जाते हैं, और 2007 के वर्ल्ड कप की जितनी भयानक यादें, क्योंकि वो वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं सही से हुआ, हमारे लिए खत्म हो गया। नहीं, हमारे लिए असल में उस वर्ल्ड कप से पहले ही वो वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। पाकिस्तान के साथ एक हाथ हो गया बहुत बड़ा। मोहम्मद आसिफ जो अराइव कर चुके थे, और वो बड़े उस वक्त मिस्ट्री किस्म के बॉलर थे, नहीं खेल पाते थे लोग। शोएब अख्तर आई थिंक ये इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, और मोहम्मद आसिफ डोप टेस्ट की वजह से बाहर हुए थे स्कॉट से। इससे पहले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट मैच जीता था। इससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया था, वेस्ट इंडीज को भी हराया था, और इंडिया को भी टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज से ही हारा था फिर पाकिस्तान 2007 में। हाँ, वो पहला मैच हारा। और वो टूर्नामेंट का पहला मैच था, हमें मारने के लिए आया हुआ मुझे लगता है। नहीं, वो टूर्नामेंट का भी पहला मैच था। टूर्नामेंट का पहला मैच था, और एक ऑर्डिनरी किस्म के मीडियम बॉलर ने पाकिस्तान के 3 आउट कर दिए थे। पाकिस्तान तो डोएन स्मिथ वाज द बॉलर, जिनको दुनिया में शायद वेस्ट इंडीज में भी पता नहीं कोई जानता है, ये नहीं। डोएन स्मिथ वो काफी देर तक टी20 खेलता रहा। उन्होंने 3 या 4 आउट मिडिल ऑर्डर के पाकिस्तान के कर दिए थे, और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो था वो, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ बाहर हो चुके थे, अब्दुल रज़ाक इंजर्ड थे, तो सोते से उठा के अजहर महमूद को बुलाया, और अचानक 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का यूनिफॉर्म पहना के उन्हें ग्राउंड में उतार दिया था। पाकिस्तान का जो आई थिंक था वो था उमर गुल, राव इफ्तिखार और राना नवेद, और अजहर महमूद बैकअप, और समी भी थे। तो ये 4-5 लोगों के साथ शाहिद आफरीदी भी मेरे ख्याल से 2 मैचेस की पाबंदी थी कि शुरू के वर्ल्ड कप के 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे, लेकिन 2 मैचेस में वर्ल्ड कप के तो सबने कहा कि कोई बात नहीं, वेस्ट इंडीज होस्ट है, हम हार गए, कोई बात नहीं, सेकंड मैच आयरलैंड से, थर्ड जिम्बाब्वे से, हम क्वालीफाई करेंगे, फिर आगे देखेंगे। आयरलैंड में हमें ग्रीन टॉप मिल जाती है, और वहां पे हम एक्सपोज हो जाते हैं। ग्रीन आयरलैंड थी और ग्रीन टॉप मिली। लेकिन खैर उस फॉर्मेट में भी मज़ा नहीं था, उसमें सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, उसमें इंडिया भी पहले राउंड में बाहर हो गया। हालांकि इंडिया की टीम अगर 2007 के वर्ल्ड कप में देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम थी। उसमें हम देखते हैं 10,000 क्लब के 3 बैट्समैन हम वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें तेंदुलकर भी थे, गांगुली भी थे, और द्रविड़ भी थे, और उसके साथ साथ युवराज, धोनी, ये सब प्लेयर्स, सहवाग, और ये इन्हीं क्रिकेटर्स ने, इनमें से काफी क्रिकेटर्स ने मिलके फिर T20 वर्ल्ड कप उठाया था। बिल्कुल नहीं, उसमें तो एक बात थोड़ी सी ये है कि उस वाले वर्ल्ड कप में इंडिया का प्रॉब्लम जो था वो उनको मेरे ख्याल से कैप्टन से ही था, और बहुत सारी कैप्टन उसके उस वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन चेंज हुए। जॉन राइट के बाद वो बहुत लेजी है।
और नहीं धोनी ने कहा था कि देखिए मुझे कैप्टन बनाते हैं अगर आप तो फिर कुछ प्लेयर्स को आपको T20 में नहीं रखना चाहिए। नहीं वाइट बॉल से ही निकाला था भाई उसने तो। फिर उसके बाद नहीं आहिस्ता आहिस्ता ना, तो सबसे पहले तो देखें उन्होंने तेंदुलकर को T20 में कहाँ रखा था उन्होंने? तेंदुलकर नहीं थे, राहुल द्रविड़ नहीं थे, गंगुली भी नहीं थे, लेकिन फिर वाइट बॉल से आहिस्ता हटाते रहे। 22 साल के थे, उनकी एवरेज मेरे ख्याल में 24 से ऊपर कोई भी नहीं। बहुत दिन वो रॉबिन वो थप्पा कितने सारे थे, पीयूष चावला 18 साल का था, जोगिंदर शर्मा याद है आप लोगों को? हाँ वो भी 22 साल का था, 22-23 साल का था। वर्ल्ड कप का एग्जिट तो एक तकलीफ दे चीज था, और बॉब वुल्मर दूसरा इंसिडेंट पाकिस्तान के लिए बहुत तकलीफ दे था। बॉब वुल्मर और इंजमाम का जो कॉम्बिनेशन था उसमें पाकिस्तान की टीम को बहुत स्टेबल किया था पिछले 2-3 सालों में, और उस वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो एक्सपर्ट्स थे वो पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मान रहे थे, जब तक ये इंजरीज और ये सारी चीज़ें नहीं होती कि हमारे 5-6 मेन खिलाड़ी। हम अगर आज की सिचुएशन पे मैप करते हैं कि एक प्लेयर हमारा मुस्तकिल 3 साल से खेल रहा है, वो एक सर्टेन टाइम पे आगे बुरा परफॉर्म करता है तो हम कहते हैं कि यार इसको निकाल लो और इसकी जगह फलां को लेकर आओ जिसने 4 साल पहले या 3 साल पहले ये काम किया था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम 2 कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप्स जो हैं वो टॉप 3 हमारे सेम है अगर फखर खेलता है तो। ये इसीलिए हम बार-बार इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी बात कर रहे हैं कि जो टीम सिलेक्शन है हमारी वो ठीक है, जो भी बेहतर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बॉब वुल्मर के तो वैसे बहुत सारे एहसानात रहे पाकिस्तान क्रिकेट पे, लेकिन यूनुस खान की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें उसका बड़ा रोल था। उसको एक कंप्लीट टेस्ट मैच बैट्समैन बनाने में, कंप्लीट बैट्समैन बनाने में उसका बड़ा हाथ था। और ये बात लीडरशिप इज वेल एग्जैक्टली, और ये बात बार-बार जो है यूनुस ने बताई है, उसने बोली है। खैर वो उस वर्ल्ड कप के 2007 के बारे में हम कह सकते हैं कि यार ये एक भयानक याद है, कुछ बहुत तल्ख तजुर्बा, बहुत बुरी यादें, बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के ना कुछ इमेजेस हैं जो आपको याद आते हैं। इमरान खान ट्रॉफी उठा रहे हैं, इस वही एक इमेज है जो इंजमाम जो रोता हुआ जा रहा है। और 2007 जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था जिसमें उसका जो आखिरी मैच था और उसने शॉट मारा था, ऊपर गई थी, कैच हो गया था। मैं I was a big fan of इंजमाम। हाँ, मैं बहुत रोया था, बहुत बड़ा बैट था। और मेरे लिए सारे लोग हैं यार, इंजमाम के तो क्लास ही है। तनवीर अहमद के अलावा वो लेजेंड नहीं मानते ना यार, मैं तो तनवीर अहमद को इंसान नहीं मानता। चलें अब पैक करते हैं, हम 2011 की तरफ चलते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप, और 2007 से 2011 में टीम में हमारी बड़ी चेंजेस। 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते, हम फिर T20 वर्ल्ड कप जीते यूनुस खान की कैप्टनशिप में, और फिर हम आगे बढ़े तो आफरीदी कप्तान बने, और 2011 में हम आफरीदी की लीडरशिप में टूर्नामेंट में एंटर करते हैं। हम वो फॉलो करते आ रहे थे जो एक और तल्ख हमारी। अच्छा, लेकिन उस दौर एक और इमेज अगेन, एक और इमेज जो है वो जो न्यूज़पेपर वाली इमेज है ना जिसपे आमिर की तस्वीर है, और वो तस्वीर है उसने पाकिस्तान को बहुत हर्ट किया। वो लेके हम 2013 में पहुंचे। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2011 वर्ल्ड कप से पहले हमारी होम क्रिकेट खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल 2009 का इंसिडेंट लाहौर वाला, एग्जैक्टली कद्दाफी। तो यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है एक डिक्लाइन शुरू होता है, जो हमने बिफोर बाबर आजम का जो हमारा एरा स्टार्ट हुआ है, इससे पहले तक हमने उसके असरात देखे। 2011 पे अगर हम थोड़ा सा ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं लगती है, और बड़ी मेमोरीज में भी हमारे है, तो हम डायरेक्ट पहुंचते हैं कि हम सेमीफाइनल खेलते हैं अगेंस्ट इंडिया। बाकी कनाडा को आई थिंक स्किप करते हैं। जो ये वो बाद में कहूँगा, जो दोनों टीम एक दूसरे को सेमीफाइनल में नहीं खेलना चाहती हैं, वो फिर ना चाहते हुए खेल रही हैं। और उसमें हमें ऐसा लगता था कि हम इंडिया को हरा देंगे, और क्योंकि रन इतने ज़्यादा नहीं थे, ऑल्दो विकेट भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी सेकंड इनिंग में खेलने के लिए, लेकिन तेंदुलकर के 4 चांसेस स्टंप आज तक समझ में नहीं आया कि एन गोल्ड को भी कि वो LBW था क्यों नहीं। LBW चलें यार, अगर LBW नहीं मिला तो कैच तो अंपायर ने नहीं छोड़ा ना। यूनुस खान ने कैच छोड़ा, उमर अकमल ने कैच छोड़ा, शाहिद अफरीदी ने कैच छोड़ा, ये लोग तो कैच छोड़ते ही नहीं थे। एक कामरान अकमल ने भी छोड़ा था, वो लोग जो कैच छोड़ते नहीं थे। कामरान अकमल वो पकड़ता था। कामरान अकमल का तो एक था ही ना। पिछली एपिसोड से अब तक 1001 कैचेस हो गए कामरान अकमल के। कामरान अकमल तो सीधा कहा था बाय वन गेट वन। सही बात। तो वो इस पे बिलीव करते थे, एक बंदे को 2 दफा आउट करो कम से कम, तब मैं 1 दफा। अच्छा, उस मैच में एक और चीज भी है, वहाब रियाज। वहाब रियाज, शोएब अख्तर को ड्रॉप करके वहाब रियाज को खिलाना, ये बड़ा बोल्ड डिसीजन था, स्ट्रोक साबित हो गया था वो। लेकिन जब तक वहाब रियाज ने आउट करने शुरू किया तब तक काफी मैच आगे निकल चुका था, लेकिन उसकी वजह से कंटेन हुआ था। मैं समझता था कि उस मैच में अगर वो वहाब रियाज को खिलाना चाहिए था, हमें शोएब अख्तर को भी खिलाना चाहिए था, क्योंकि हम आउट करके अगर वो सहवाग को आउट नहीं करता ना शुरू में, जितना सहवाग ने पीट दिया था उमर गुल को, उमर गुल फुल फॉर्म में था उस टाइम पे, उसको उसकी पिटाई हो गई थी।
वहाब रियाज ने आके उसको आउट किया और एक ही तरह आउट हुए थे सारे। अच्छा, उमर अंदर की तरफ ला रहा था और सारे डीआरएस से आउट हो रहे थे, सारे डीआरएस से आउट हुए थे सिवाय एक। इसी वजह से धोनी को पसंद नहीं था। धोनी भी डीआरएस पे आउट हुआ था। धोनी भी डीआरएस पे आउट हुआ था। तो पाकिस्तान का चेस बड़ा अच्छा चल रहा था, 105 पे 2 ही आउट थे, फिर असद शफीक और वो लाइन लग गई। आई थिंक सबसे गंदा शॉट यार हफीज ने क्या शॉट खेला था। हफीज ने जो शॉट मारा था ना यार, वो तो विकेट थ्रो कर दी ना, इतना एक्सपेंसिव शॉट। ये हम देखते हैं हर दफा हफीज की, अगर हम किसी क्रिटिकल सिचुएशन में परफॉर्मेंस देखते हैं, क्रंच में नहीं मारता तो क्रंच सिचुएशन में वो अपनी विकेट फेंक के आ जाते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बहुत सुपर इनिंग खेली। चैंपियंस ट्रॉफी में तो भाई सब कुछ सेट हुआ हुआ मिला था। फिर भी चले, अगर वो रन नहीं बनाता तो 335। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की बात कर लेना, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे तो नॉट आउट ही रहा था, उसने 15-20 रन ही बनाए थे। तो आप 2000, अगर मैं थोड़ा आगे चले जाऊं, 2019 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने क्या किया था? फिंच फुल टॉस को सीधा स्टार्क को हाथ में दे दिया बाउंड्री पे, जबकि बाहर जानी चाहिए थी वो। कितने मैचेस इस तरह के हुए हैं 2019 के वर्ल्ड कप में जहां पे इन्होंने अपनी विकेट थ्रो अवे करी है स्ट्रेट अवे। तो ये तो एक, अब थोड़ा सा 8 साल आगे जंप कर गए, तो हम 2011 को जरा सा वो रैप अप करते हैं कि पाकिस्तान का सफर जो है फिर इंडिया के हाथों एक और हार्ड होता है। 2011 के वर्ल्ड कप के टेक अवेज क्या हैं? मेरे ख्याल में तो इसके बाद बस लॉसेस शुरू हैं, क्योंकि 2011 के बाद जो हमारा डिक्लाइन आया है, ये वो टाइम आया है उसके बाद कि हमने क्रिकेट देखना छोड़ दी। लाइक हम लोग फॉलो भी नहीं करते थे, क्योंकि आपके ये जो सो कॉल्ड स्टार्स थे ये अपने डिक्लाइन पे थे, और आपके जो नए बॉलर्स आ रहे थे या बैटर्स आ रहे थे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब आप 2011 से अगर आपने आगे देखना है कि क्या बना है, तो 2015 में अपनी टीम देख लें कि आपके पास क्या थी यार। लेकिन देखते आप उनको भी सुबह 4 बजे उठ करते। नहीं, वो तो खैर अंदर पाकिस्तानी जो वो जो कीड़ा है वो खत्म नहीं होता ना, क्रिकेट का जो कीड़ा है। देखिए, कीड़ा खत्म कभी नहीं होता, कीड़ा को तो मारा जाता है या वो मर जाता है या फ्यूमिगेशन कराई जाती है। तो वो तीनों हम नहीं करा सके, तो हमने सबने उठ के मैच देखे। आसिफ ने काफी फ्यूमिगेशन की थी, उसके बाद अफरीदी ने भी की थी बॉल शॉल चबा के। उसके बाद 11 के जो सेमीफाइनल था बॉल चबाना बहुत बुरा लगा हुआ यार आतिफ भाई आपको। मुझे बहुत बुरा लगा। 2015 के वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं मेरे ख्याल से। उस दिन बुरा लग गया था जब उसने कहा था कि मुझे इंडिया से पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत मिलती है। यार असल में कभी-कभी उसके बाद स्टेटमेंट ऐसी निकल आती हैं जो बंदा कहना नहीं चाहता, नहीं वो बात निकल जाती है कभी। अब वो किस वजह से बुलवाया गया, बोला गया, हो जाता है। मुझे खैर उसको इंडिया भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, कोई बात। मेरे ख्याल से 2015 के वर्ल्ड कप की जो है वो बात किए बगैर ही 2019 पे ही आ जाते हैं, क्योंकि 2015 में वो सारे बॉलर्स जो आज हमें डोमेस्टिक पे भी नजर नहीं आते, वो पता नहीं या तो उस वक्त भी शायद नजर आते थे नहीं। उस वर्ल्ड कप से पहले भी उनको किसी ने नहीं देखा था। मुझे सुहेल खान थे, अच्छा बॉलिंग ऐसे करवाने आते थे। हफीज इंजर्ड, शोएब मलिक भी इंजर्ड, उन्होंने करना भी कुछ नहीं था नहीं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलर्स में वो सारे बॉलर, उमर गुल इंजर्ड, ये एक के बाद एक, तो वो जो भी अवेलेबल था डोमेस्टिक में यार इन सबको इंजर्ड नहीं करते, कैप्टन को इंजर्ड कर देते, मसला आप अंदाजा लगाएं। यार एक वर्ल्ड कप की बात शायद हुई भी थी कि यार आप एक वर्ल्ड कप, उसके बावजूद हमने साउथ अफ्रीका को कम रन्स पे रोक लिया था। सरफराज धोखा नहीं देता। हाँ, वो कैच अच्छा लिया था उसने। 48 रन बनाए थे, मैन ऑफ द मैच था। उसको ओपन करवाया था, मेजबानी करवाया था, और जो 3-6 एक छक्के मारे थे डोमिनी को, जिसमें आवाज आई थी वसीम अकरम की शॉट, यार फ्लैट छक्के मारे थे उसने। बहुत आला, रन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, बहुत अच्छा खेल रहा था उस वर्ल्ड कप में। सरफराज को 100 भी किया है अगले मैच के खिलाफ। उस वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद और नासिर जमशेद से ओपन कराते थे, दोनों से कुछ नहीं खेला ही नहीं जाता था यार उनसे, तो बिल्कुल वो स्कोर लाइन फुटबॉल की लग रही होती थी। 4 पे 3 आउट। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फिर वही बार मैं वेस्ट इंडीज ने हमारा अच्छी खासी दफा भाई हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हल्के हो गए थे, वो तो वहाब रियाज 50 बना गया, वरना मैच हार गए थे। 50 उसने किया और 4 आउट भी किया। 2015 का टेक अवे वहाब रियाज का स्पेल है बस यार, वो टेक अवे नहीं है, बस राहत का जो है ना वो ड्रॉप है, वो टेक अवे 2015 का। अच्छा, वो कैच अगर होता तो क्या पाकिस्तान मैच जीत जाता? बस वो कैच पकड़ना था मुझे, मैच जीतने से मुझे था कि वहां पे शायद 1-2 और आउट कर देता, वो डिजर्व भी करता था, स्पेल और यादगार हो जाता। एग्जैक्टली जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था, जिंदगी में कभी ऐसी बॉलिंग कर भाई, वो मैच जीतने के लिए रन बनाने थे, और सिर्फ वो जो उसको जो है ना थोड़ी सी उंगली की थी ना उसने, स्टार्क ने, वहां से वो इग्नाइट हो गया था कि मैं बॉलिंग में बताऊंगा तुम्हें। स्टार्क ने की थी, स्टार्क ने करी, स्टार्क ने की थी। वो कह रहा था तुम्हें वाइट ये बॉल दिख नहीं रही है, स्विंग कर रहा था, खुद बैटिंग कर रहा था यार। लेकिन उसमें रन भी बनाने थे काशिफ भाई, उसमें खाली कैच पकड़ने से मैच नहीं जीतना था। नहीं, पहले जो तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भले मैच हार जाता, वहाब रियाज का स्पेल तो और यादगार। हमारे आपके प्यारे शाहिद आफरीदी ने उस वर्ल्ड कप में क्या किया यार? उन्होंने तो हमेशा वही किया जो उस वर्ल्ड कप में किया, वो हमारे प्यारे यार, वो लीडिंग विकेट टेकर थे 2011 के वर्ल्ड कप। हमारे प्यारे शाहिद अफरीदी जो है वो हांगकांग नहीं, 2011 के अलावा हर वर्ल्ड कप में उन्होंने यही किया। कीनिया, अल्लाह माफ कर, कीनिया के साथ तो जो किया था उनको तो बेचारों को नजर ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा।
तो 2015 के बाद ये हालात हमारे ख़राब होना शुरू हुए। अफरीदी से हमें छुटकारा मिला और मिसबा रिटायर हो गए, लेकिन एक अल्लाह ताला की नेमत हम पर नाजिल हुई जिसको बाबर आजम कहते हैं हम, आजकल हमारे कप्तान हैं। लेकिन उस टाइम पे हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया था, बड़ी देर लगी उनको अपने आप को। और 2015 के बाद पहली बार कोई टीम, पता नहीं मेरे ख्याल से 7 साल के बाद पाकिस्तान आई है। और जो जिम्बाब्वे की टीम आई थी, और वो उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि हमें इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। कभी उनको अपनी जिंदगी में इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला था जितने प्रोटोकॉल। और एक और प्लेयर को एक चीज यकीन नहीं आया था, क्योंकि अजहर अली को कप्तानी में मिल गई थी। अजहर अली, वो टाइम बहुत बुरा था अजहर अली की कप्तानी वाला। ये वो वाला एक टाइम था जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने जाना था। उससे पहले आप सिर्फ इस वजह से कि आप शायद क्वालिफाई ना कर पाए, आपने वेस्ट इंडीज से सीरीज डिले की थी, क्योंकि आप 8वें पे थे और वो 9वें पे थे। 8वें नंबर की रैंकिंग। और उस टाइम पे सरफराज लेकर गया था फिर टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और फिर वो तो खैर स्टोरी सबको पता है कि कैसे हमने जीती चैंपियंस ट्रॉफी और सारा कुछ था। अब आते हैं 2019 के वर्ल्ड कप पे, जिसमें अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हमने 8 में से 5 मैच जीते हुए हैं। एक तो खैर बारिश की नजर हो गया था, मगर 9वां मैच और 5 मैच हमने जीते हुए हैं। लेकिन जो पहला मैच हमारा वेस्ट इंडीज से जो हम हारे थे, वो इतना गंदा हारे थे वो बस बंदा रिकवर ही नहीं कर पाया ना। रिकवर ही नहीं कर पाया। वेस्ट इंडीज ने हमें इतनी बुरी तरह से जमीन पे पटका था कि उसके बाद से हम उठ नहीं पाया। इवन तो हमने काफी सारे मैचेस जीते, लेकिन वो जो पटका जिस तरह से था ना, तो उसके चक्कर आखिर तक आते रहे। और वो जो नेट रन रेट की सूरत में हमारे इर्द गिर्द घूमते रहे। पटका नहीं था, रॉक बॉटम लगाया था, कबर के अंदर खोद के अंदर घुसा दिया था और ज़ॉम्बीज़ की तरह। वो एक बॉल उसके सर पे लगी है फखर जमान के, पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया सारे टूर्नामेंट का। मतलब उस एक बॉल ने पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट की पूरी की जो है वो हालात ही तब्दील कर दिए। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जज्बात बदल गए। सही बात है, वो वहां पे हुआ था। लेकिन उस टूर्नामेंट के अच्छे मैचेस में से एक मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। ओह, हाई स्कोरिंग मैच था, जहां पाकिस्तान जो है 348 रन बनाता है और इंग्लैंड 4-5 आउट होने के बाद बटलर और रूट 100 दोनों 100 कर, 2 लोग 100 करते हैं। और ये पहली दफा हुआ है कि 2 लोग 100 करे और मैच हार जाए। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड की किस टीम को हराया था जो इवेंचुअली वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो वो लाइनअप तो हम लोग बाद में फिर फ्लेक्स करने के लिए ये रह गया था ना हमारे पास, वी आर वर्ल्ड चैंपियन बीटर्स। उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बाबर आजम ने, उनकी इनिंग्स ने, और हफीज ने उनको सपोर्ट किया था साथ में। तो उसकी वजह से बाद में जो लोअर ऑर्डर था ना पाकिस्तान का अगेंस्ट, सबने चैंपियन किया था। लेकिन जो हफीज ने तो बहुत अच्छा खेला था। रन तो सरफराज ने भी बनाए थे, लेकिन वो रन किस तरह बनाए थे वो सारी दुनिया ने देखा था। वो बन गए थे बस रन, लेकिन उसने रन बॉल ही वैसे बनाए थे। लेकिन उसने मेरे ख्याल में अपनी पूरी जान लगा के उसने जो है ना वो सर्कल क्रॉस किया था। वो 40 रन बड़ी मुश्किल से, और वो भी पीछे से भागता हुआ है, थोड़ा मोमेंटम मिला तो उसने क्रॉस किया, अदरवाइज वो नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही थोड़ा सबने चिप इन करके वो 348 रन पाकिस्तान के बाद। ये बॉलिंग आप चेक करें इंग्लैंड की, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, क्रिस वोक्स, मोइन अली, आदिल रशीद, खूबसूरत बॉलिंग थी इनकी। जो डेनली भी था शायद। जो डेनली इसमें स्क्वाड में था, लेकिन मैच नहीं खेल रहा था। और इसी तरह से जो है इस वाले मैच में जो है वो वहाब रियाज ने अल्दो रन बहुत दिए थे, लेकिन उसने 2 विकेट्स लेके कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया था एंड पे। एक तो शुरू में वो बेस्टो, बिल्कुल, जब वो 50-60 इंग्लैंड के रन थे, और फिर एंड में वोक्स और मोइन अली। और ये पहली विकेट किसने ली थी पाकिस्तान की तरफ से? शादाब खान, एलबीडब्ल्यू जेसन, फास्टर वन, तीसरे ओवर। तो ये उसका पोटेंशियल है बेसिकली, हमें पता है शवट शादाब कैन डू। तो वही कहते हैं कि यार मतलब शुरू के ओवर्स में उसको अच्छा बॉल किया था उसने। लेकिन मुझे न्यूजीलैंड का मैच बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें जो है ना बाबर आजम नजर आया था हमें पहली दफा बड़े मैच में परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। और वो अगेंस्ट जो कवर ड्राइव्स थे, वो जो मुश्किल विकेट पे उसने बोल्ट को सेम ओवर के अंदर वो 2 दफा बीट हुआ है, और 2 दफा उसने खूबसूरत चौके मारे थे उसको कवर पे। यार उस विकेट के ऊपर शाहीन आफरीदी का मेरे ख्याल से पहला मैच था वो वर्ल्ड कप का। दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया का मैच पहला था। अच्छा, लेकिन उसमें नहीं, विकेट तो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी अच्छी थी। ये काफी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग कर रहे थे। ये अगर थोड़ा सा फुल पे करते तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड में सक्सेस मिली थी इनको, वैसे ही वो चीज हो सकती थी। उसमें एक रॉस टेलर का बड़ा अच्छा कैच लिया था, सरफराज ने 1.5 स्लिप पे जाके कैच किया था। सरफराज ऐसा कुछ कर लेता था समटाइम्स। और उसमें जो है वो चेज में हारिस सोहेल तो आपका सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए आता है।
वो जब भी खेलता उसे वर्ल्ड कप के लिए अच्छा, उस वर्ल्ड कप में भी बड़ा मसला था ना, स्क्वाड सिलेक्शन को लेके बड़ा जो है वो चैलेंज हुआ था। उससे पहले मुझे याद है कि 2 सीरीज पाकिस्तान की बायलैटरल 5-5 ओडीआईज की दुबई में 5-0 हारे थे। तो उसकी बेस पे जो है वो मेरे ख्याल से लास्ट मोमेंट पे शोएब मलिक स्क्वाड में ऐड हो गए थे 2019 की। नहीं, शोएब मलिक तो खेल ही रहा था, और लेकिन ये था कि उसमें आसिफ अली भी हारिस सोहेल कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा था। बैट्समैन खिला रहे हैं ओडीआई के आसिफ अली को मगर वर्ल्ड कप, लेकिन जब तक हमारी ना साथ टीम जाके सेटल हुई, जब हमने लाइन से साउथ अफ्रीका को भी हराया, अफगानिस्तान को भी हराया और हम सारे मैच जीत रहे थे, तब जाके टीम सेटल हुई थी कि हमने शोएब मलिक को और एक किसी प्लेयर आसिफ को अपने बाहर कर दिया था। शादाब और इमाद दोनों खेल रहे थे बिल्कुल, और हारिस सोहेल को खिलाया था। वहां तक तो हमारी, जब तक टीम सेटल हुई तब तक हमारे लिए हारिस सोहेल ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी स्कोर किया, हारिस सोहेल ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी स्कोर किया। फिर इंडिया वाला मैच तो आपको पता ही है, इंग्लैंड के खिलाफ, अगर वो धोनी जो रोक रहे हैं और शायद वो चेक कर रहे थे कि सिर्फ वो वाला मैच तो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे ना यार। वो वाला मैच तो इंग्लैंड के कौन से प्लेयर ने बोला था कि हमें भी फिशी लग रहा था? मॉर्गन ने बोला था, नासिर हुसैन बोलता है वैसे ना। धोनी के लिए मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से अगर 2 ओवर में 30 रन होते तो धोनी की कैपेबिलिटी पे तो डाउट नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन अब उसमें वो दमखम नहीं थी मैच में, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी क्वालीफाई कर चुका था, तो वो बहुत सारे सवालात थे। और लेकिन उस वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा सिर्फ एक बंदा लग रहा था कि जो जीतने के लिए खेल रहे इंडिया की टीम में। आप ये देखें, मैच शुरू हुआ तो 10 ओवर में 29 रन थे, 1 आउट था। रोहित शर्मा की 4 सेंचुरी थी या 5? उस वर्ल्ड कप में 5 थी, 5 सेंचुरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सिर्फ एक प्लेयर इंडिया का लग रहा था कि वो तगड़ा खेल रहा है और जीतने के लिए खेल रहा है, और वो था पांड्या, मतलब वही डांडिया। तो वो खेलना चाह रहा था और 31-35 रन उसने 18-19 बॉल में बनाए थे। बाकी सब जो हैं वो बड़े नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं, मुश्किल सिचुएशन का प्लेयर है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में वो बेन स्टोक्स जैसा जो है परफॉर्म नहीं, बेन स्टोक्स जैसा टेम्परामेंट तो आई एम नॉट श्योर कि उसका है, और उसकी उस तरह की लक भी नहीं है। बेन स्टोक्स को की किस्मत भी बहुत साथ देती है। जब से उसको 4 छक्के पड़े हैं ना, मुझे लगता है उसके बाद से फॉर्च्यून्स चेंज हुए हैं, उसके फॉर्च्यून्स चेंज हो गए। हर मैच जो उसने जिताया है, आप एशेज का मैच ले लें जो उसने जिताया था अकेले सिंगल हैंडेडली, उसमें भी उसके रन आउट मिस हुए, उसके कैच, उसका एक एलबी मिस हो गया। बात तो सही है। आपका 2019 का वर्ल्ड कप हाथ खड़े किए हुए हैं उसने कि यार मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं वो ऑब्वियसली उसने जानबूझ के नहीं किया। अब वो टेक्निकल एरर एक आ गया कि जब रन कंप्लीट नहीं हुआ है और बॉल ने कांटेक्ट किया बैट्समैन से, तो इट शुड हैव बीन गिवन लाइक जो 6 रन दिए वो 5 रन थे, क्योंकि दूसरा रन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से तो फिर वो वैसे, लेकिन यार हम लोग 2019 का वर्ल्ड कप जो है ना, वो पहला मैच अगर हटा देना, हम लोग इतना बुरा नहीं बड़े मार्जिन से 89 रन से हारे थे मेरे ख्याल से। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा क्रिटिसाइज हुआ ना। आज भी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी उसमें क्यों हमने टॉस जीत के, उसमें भी हम टॉस जीते थे और बारिश की वजह से किया था मेरे ख्याल से। और बारिश की वजह से तो हमें शायद पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी, ताकि जो है ना क्रंच मैचेस में ना टॉस हार जाए तो बेहतर। अच्छा, हम लोग हमेशा इसमें बैटिंग ये एक चीज देखी थी इसमें, मेरे ख्याल से 2003 और हाँ 2003 के अलावा पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग की ही नहीं है वर्ल्ड कप में। 2003 में हमने एक दफा ही बैटिंग की है उनके खिलाफ, उस पहली, और उस वो मैच वाहिद था जिसमें हमने पहली इनिंग तक कम से कम गेम को 50% तो रखा, 50% तक रखा। नहीं गया, मतलब गेम को अलाइव रखा, और काफी हद तक हमें लग रहा था कि मतलब ब्रेक में हमारे बड़े बॉलर थे। लेकिन 2015 के अंदर हमने देखा जिस तरीके से सिंगल करके शेखर धवन और कोहली ने एक रन बना के, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये तो कोई बात ही बड़े मास्टरफुली खेला उन लोगों ने, बहुत बेहतरीन तरीके से। यासिर शाह भी खेले थे वो मैच, यासिर शाह मैच खेले थे। ये तो वो वाला टाइम है हमारा कि इंडिया ने हमें कंसीडर करना ही छोड़ दिया था। ये जो हमारा जो उस वक्त तो ये जो 12 से 17 के दरमियान का टाइम है ना हमारा, इंडिया तो हमें ऐसे साइड पे लगाता था जैसे हमने बड़े मार्जिन्स और बड़े इजी विक्ट्रीज, बिल्कुल वन साइडेड, T20s हो चाहे ODIs हो, ये इसी टीम ने हमें वापस उनके मुकाबला के खड़ा किया। अब रिस्पेक्ट दे रहे हैं भाई आपको। फैब 5 बोलते हैं बाबर आजम को, फैब 5 बना दिया। इट्स नॉट ओनली बाबर आजम, इसमें और भी लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। इसमें रिजवान का भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें इमामुल हक का भी है, फखर जमान का है, शाहीन अफरीदी है, ये पूरे 4 प्लेयर्स हैं। और अच्छी बात ये है कि कैप्टन इनको बैक किया है ना, अभी शादाब को भी लेकर गया है ना साथ अपने। ये कोई पुरानी टीम होती तो शादाब ड्रॉप हो चुका। नहीं, शादाब को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। पुरानी टीम होती तो कोई ड्रॉप कर देता इसको शादाब। हाँ, ये अच्छी बात है कि किसी के प्रेशर में उसने टोटली सब कुछ अपने सर पे ले लिया है। जीतेंगे तो
उसी के फैसलों से जीतेंगे, हारेंगे तो उसी के फैसलों से बस हारेंगे। एक चीज़ है कि जहाँ पाकिस्तान में इतनी चीज़ चेंज हो गई है ना, तो ये ना हो कि अगर वर्ल्ड कप का कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है तो बाबर आजम या उसके साथ के जितने भी स्टार प्लेयर्स इस वक्त इमर्जिंग स्टार्स हैं, इनके कैरियर पे कोई बात ना आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा मसला है कि वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन तो लाजमी चेंज होता है। बाबर का जानशीन कौन है? आगे तो शाहीन ही है, ठीक है। और मेरे ख्याल में इन लोगों की भी अपनी दोस्ती इतनी है कि आई थिंक इतने मैच्योर हैं कि लोग आपस में अगर शाहीन भी कैप्टन बनता है, असल प्रॉब्लम एक दूसरे को बैक करेंगे। ये भी है ना आतिफ के हमारे पास बोर्ड में इतनी चेंजेस आती हैं, बोर्ड में चेंजेस ज़्यादा हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज, तो ज़ाहिर बात है एक जो मेंटालिटी और एक जो कंसिस्टेंसी चल रही होती है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारी टीम इंटैक्ट है। उस पे एहसान मानी था, उसके बाद रमीज राजा आया, यू नो इतना फर्क नहीं पड़ा इन लोगों को। नजम तो सेठी आया, मेरे ख्याल से अच्छा है, होप फॉर द बेस्ट कि अब क्या रहता है हमारा 2002 खत्म 96 और 99 के बाद अब पाकिस्तान की एक स्टेबल टीम, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये वर्ल्ड कप लेकर आएंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो हमने की कि जल्दी जल्दी रैप अप करें, लेकिन बात से बात निकलती है तो वो चलते चलते बहुत सारी लग जाती है, बहुत जाती है। और अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। हम सब होपफुल हैं और अपनी टीम से जो है बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं, और आप भी जो है दुआ करें और बैक करें टीम को। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू।